चेंज होता गया, इसमें चेंजेस डे टू डे होते जा रहे हैं, है ना। अभी जो जनरेशन चल रहा है 5th जनरेशन है, तो हम लोग 1st जनरेशन, जस्ट फॉर अवेयरनेस, है ना, ये आपको शायद अब कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो 1st जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का, वो हुआ था 1946 टू 1959, जिसको वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। ये वैक्यूम ट्यूब क्या, इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे, है ना, जो एयर बेस्ड होते थे, तो इनसे कैलकुलेशन किया जाता था। तो बहुत बड़े बड़े लेवल के कंप्यूटर होते थे, मतलब ये समझिए कि आप एक एक रूम में बहुत बड़े लेवल का वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और उससे कैलकुलेशन होता था, ठीक है। तो ये हमारा 1st जनरेशन था। शायद अब इसका कोई यूज नहीं है, कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जस्ट 2nd जनरेशन स्टार्ट हुआ था, वो हमारा हुआ था 1959 टू 1965। दिस इज ट्रांजिस्टर बेस्ड। ट्रांजिस्टर जो एक छोटे जो इस टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है। तो क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब का जो पूरा वर्क था वो ट्रांजिस्टर पर शिफ्ट हो गया। फिर थोड़ा सा जो स्पेस है, जो पहले एक बहुत बड़े रूम हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब के, वो छोटे होकर और ट्रांजिस्टर में आ गए। तो ट्रांजिस्टर थोड़ा उससे छोटा हो गया, मतलब जो स्पेसिंग है, जो रूम का स्पेस है, वो कम हो गया, ठीक है। तो फिर जो 2nd जनरेशन हुआ, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए और उसमें 1959 से 1965 तक ये हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन चला। फिर उसमें फिर डे टू डे फिर चेंजेस हुए। फिर 3rd जनरेशन आया हमारा। थर्ड जनरेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1965 से 1971। दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, है ना। आईसी, ये इस टाइप की आईसी आपको देखने को मिली थी। ये आईसी का जो इनोवेशन हुआ था वो 1965 से 1971 तक ये चलता रहा। और इसमें और थोड़ा सा स्पेस जो था, जो कि ट्रांजिस्टर में थोड़ा ज्यादा था, उसको और स्पेस इनको कम करके और हम लोग यहाँ पर 3rd जनरेशन में आ गए। आफ्टर दैट जो 3rd जनरेशन के बाद 1971 से 1980 के अंदर फिर हमारा VLSI। दिस इज वेरी, मतलब इसको बोलेंगे आपकी बहुत जो चेंजेस है, जो मार्केट का सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 1971 से 1980। इसके बीच में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। तो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज क्या करता था ये कि ये भी जस्ट द उसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ आईसी सर्किट का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इसमें इस टाइप से VLSI सर्किट डिजाइन किया गया, है ना, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। और ये जो लार्ज स्केल के कैलकुलेशन था वो इजीली कर पाता था, और इसने और स्पेसिंग को कम कर दिया। तो जो हमारा आईसी के थोड़े बड़े सिस्टम हुआ करते थे वो और छोटे होते गए और श्रिंक होते गए, ठीक है। और उसके बाद जो 5th जनरेशन अभी चल रहा है वो आपका 1980 से अभी तक जो भी चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है, जिसमें वेरी लार्ज, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज, है ना। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये अल्ट्रा लार्ज इस टाइप की जो चिप आती है वो आती है, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा 5th जनरेशन है। अब इसका क्या हुआ, मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी। मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी मतलब मल्टीपल एक्टिविटी को एट ए टाइम करना, है ना। जैसे अभी सपोज करो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना, खाना भी खा रहे हैं, 4 चीजें एक साथ कर रहे हैं, वो होते ही आपकी मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी। सिमिलर टाइप जो ये हमारा 5th जनरेशन है, इसमें मैसिवली पैरेलल। तो हमारा जो और सिस्टम है, मतलब आपका जस्ट जो एक मोबाइल है, एक छोटा सा मोबाइल है, वो आपका एक एज ए वर्किंग एज ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका जो स्पेस है वो स्पेसिंग और कम होता गया। तो इस टाइप से जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते गए, और आज हम लोग 5th जनरेशन में है, जहाँ पर हमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वर्क होता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में रहता है ना, जस्ट फॉर अवेयरनेस, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो, अगर ऑब्वियसली अब 5th जनरेशन में, तो 5th जनरेशन में आपको जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड है वो, और एक समय होता था जब आप सेलेरॉम पे काम करते थे, P4 पे काम करते थे, है ना। फिर उसके बाद विंडोज 6 8 ऐसे आपके प्रोसेसर चेंज होते गए। तो प्रोसेसर चेंज होते गए, तो प्रोसेसर के बेसिस पे आज जो कंप्यूटर है उनकी स्पीड उन सिस्टम से काफी अधिक है, जो कि बहुत पुराने सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है। तो ये समय जो टाइम रहता है, टाइम की डिमांड रहती है, तो टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर को जो कैटेगराइज किया गया, बेसिकली जो कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया वो इस टाइप से कैटेगराइज किया गया। एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोलते हैं PC। जो सबसे फर्स्ट आता है पर्सनल कंप्यूटर, जो आप लोग अपने डेस्कटॉप, है ना, आपका लैपटॉप वगैरह जो यूज करते हैं, दिस इज ओनली पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो एक लिमिटेशंस होती है ना, मेरी लिमिटेशन के 4 GB रैम है मेरे सिस्टम में, है ना, 500 GB हार्ड डिस्क है, एक लिमिटेशन है। तो ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, इसको मैं पर्सनल यूज के लिए करता हूँ। पर्सनल यूज में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल यूज है,
ठीक है। ये कोई स्पेशल यूज नहीं है, केवल पर्सनल यूज है, मेरे खुद के अपने यूज के लिए। इसके अलावा जो होती है, इसको दो टाइप से समझो, एक तो पर्सनल यूज होता है और एक होता है स्पेशल टाइप का यूज। स्पेशल टाइप का यूज यानी जो इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज में होते हैं, वो होते हैं आपके स्पेशल टाइप के यूज, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर तो आपका जो खुद का अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो आपके होम में लगा हुआ है, दिस इज योर पर्सनल कंप्यूटर, है ना, लुक लाइक दिस। एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, इधर माउस वगैरह होता है और ये कीबोर्ड होता है, दिस इज योर पर्सनल कंप्यूटर एंड ओनली यूज फॉर योर पर्सनल वर्क, है ना। इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है, केवल आप पर्सनल काम इससे कर सकते हो। इसमें कोई आप बहुत बड़ा सर्वर नहीं बना सकते हो, है ना। इसकी एक लिमिटेशन है, इसमें आप आपका वर्ड, एक्सेल, ऑफिस जो भी रहता है, ऑफिस के अंदर जो भी आते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें प्ले कर सकते हो। अपने ऑफिशियल एक छोटे लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो अपना ऑफिशियल वर्क इसके ऊपर कर सकती है। इसके बाद होता है सेकंड चीज आती है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन यानी जो आपका जैसे सपोज करो आपकी एक लैब या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, और वो एज ए सर्वर का काम कर रहा है। जैसे बैंकिंग का एग्जांपल देते हैं अपन, है ना। तो बैंक, जैसे आपका बैंक हो गया, तो बैंक के अंदर जो सारे सिस्टम रहते हैं वो उसी के सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पर वो ओनली उनके अंदर कोई अलग से स्पेशल कोई चीजें नहीं चलती, केवल बैंक की साइट ओपन होती है और वो सर्वर से, मतलब जस्ट फॉर द क्लाइंट सर्वर एक्टिविटी, है ना। तो एक सर्वर होता है, उस सर्वर से वो डेटा फेच करते हैं और क्लाइंट पर पुट करते हैं, यानी कि उनका एक सर्वर रहता है जहाँ पर वो डेटा पूरा फेच होता है। तो जैसे आप अपने लैब का एग्जांपल भी दे सकते हैं, जहाँ पर एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसकी रैम और इसकी हार्ड डिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू योर पर्सनल कंप्यूटर। फिर मिनी कंप्यूटर आता है, जिसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें एट ए टाइम 250 यूजर वर्क कर सकते हैं, है ना। एक लिमिटेशन बता रहे अपन कि इतना हो सकता है एज लाइक ए सर्वर। तो दिस इज योर सर्वर। तो एक सर्वर है जिसमें कि 250 कंप्यूटर आपके कनेक्ट हो गए हैं, और 250 कंप्यूटर यानी कि आपके एक बैंक है जिसमें 250 सिस्टम कनेक्ट है, वो सारे इस सर्वर से डेटा को फेच कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज वन टाइप ऑफ सर्वर, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम होता है। मेन फ्रेम क्या होता है? मेन फ्रेम इज वेरी लार्ज स्केल, है ना, वेरी लार्ज डेटा स्टोर करते हैं। तो मेन फ्रेम जैसे आपका जो गूगल है, आपने जीमेल वगैरह बना लिया, कभी सोचा नहीं होगा कि डेटा कहाँ पर है। आपका फेसबुक का आप अकाउंट डे टू डे बनाते जाते हैं, तो इस टाइप के वहाँ पर ये ट्रैक रहती है, जिनके अंदर हार्ड डिस्क रखी हुई है और यहाँ पर आपका डेटा मैनेज हो रहा है। इस टाइप से बड़े बड़े वर्क स्टेशन बने हुए हैं, जिनके अंदर पूरा डेटा आपका स्टोरेज रहता है। कभी हम लोग सोचते नहीं कि हम लोग जो जीमेल वगैरह यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका डेटा कहाँ पर रहता है? तो डेटा इन चीजों के अंदर रहता है। ये जो इतने सारे सर्वर रखे हुए ना, इन सर्वरों के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, डे टू डे इसके जो स्पेसिंग है बढ़ते जा रहा है। दिस इज ऑल फॉर्म ऑफ द डिजिटल फॉर्म। ये सारा डेटा जो रहता है आपका डिजिटल फॉर्म में रहता है, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी रहती है इनके अंदर, ठीक है, और पूरा प्रोसेस रहता है। तभी तो हम लोग जब सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा डेटा रहता है जो रिट्रीव होकर आता है, जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। फिर होता है सुपर कंप्यूटर, जो स्पेशल टास्क के लिए यूज में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर कैसा? जैसे मान लो कि आपको जो नासा वगैरह जो यूज करते हैं, जो कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं, जो कोई एल्गोरिथम सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं, है ना, इस टाइप की चीजें जो होती है, उसके लिए फिर सुपर कंप्यूटर आते हैं, जिनके प्रोसेसर भी अलग टाइप के होते हैं, है ना। हाई इंटीग्रेटेड प्रोसेसर होते हैं जिनके अंदर, तो जिनमें स्पेशल टाइप के इनका जो रहता है आपका ग्राफिक्स वगैरह अलग रहते हैं, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन अलग रहती है। एनालिसिस करने के लिए जियोग्राफिकल डेटा जो जिनका, जैसे आप देखते होंगे गूगल मैप है, गूगल मैप जो काम करता है, तो गूगल मैप में वहां से ऊपर से जो पिक्चर लेकर और उसको आप गूगल मैप को देखेंगे, तो गूगल मैप में बहुत सारा डे टू डे अपडेट रहता है। और अभी देखेंगे तो आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है, उसका भी पिक्चर उसने अपडेट कर रखा है। तो इस टाइप के जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। आ गए सर। आ गए सर। आ गया, वो हाँ एक्चुअली कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं हुआ है। 1 मिनट, हो गया, कनेक्ट हो गया आप, ठीक है ना। हम लोग कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे? 1 मिनट, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया? मेन मेन फ्रेम, है ना, ठीक है, चलो मेन फ्रेम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन फ्रेम रहता है, मेन फ्रेम इज वेरी, हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, मेन फ्रेम से डिस्कनेक्ट हुए थे ना हम? ये ठीक ठीक, सर। ओके ओके। यस सर। तो मेन फ्रेम इज वेरी लार्ज। ये जो बड़े बड़े जो रहता है आपका जियोग्राफिकली चीजें जो रहती है, जिन पर आप जैसे गूगल मैप वगैरह देखते हैं, तो गूगल मैप से जो इस टाइप के बड़े बड़े जो रहते हैं,
वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जिनमें बहुत लार्ज स्केल का डेटा रखा जाता है। आपका फेसबुक का बहुत सारा डेटा उसके ऊपर रखा हुआ है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये डेटा कहाँ पर रखा हुआ है। तो इस टाइप के मेन फ्रेम होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का, जो क्लाउड पर, जिनकी हम बात करते हैं क्लाउड पर डेटा आपको स्पेस दे रहे हैं, है ना। जैसे IBM क्लाउड पर स्पेस देता है, तो उसका इतना बड़ा वर्क स्टेशन होता है जहाँ से वो आपको स्पेस दे देता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी रहती है, ये सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, और पूरा डेटा यहाँ पर स्टोरेज हो रहा है, पूरा मैनेज हो रहा है। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े मेन फ्रेम, इनको मेन फ्रेम बोलते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, कोई स्पेशल टास्क के लिए यूज होता है। इनका जो एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होता है ना। इनका ये इजीली हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है इनको, सुपर कंप्यूटर को। तो स्पेशल एल्गोरिथम, जो जियोग्राफिकली एल्गोरिथम होती है, जैसे गूगल मैप वगैरह जो करते हैं, उनके लिए सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं उस टाइप की, या नासा वगैरह जो यूज करता है ना। तो ये इन चीजों के लिए सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनके रैम, रोम, या आपका हार्ड डिस्क, है ना, ये पूरा जो मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल सारी मेमोरी के लिए अलग टाइप की इनमें चीजें लगी रहती है। और बहुत सारे मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन मानेंगे हम इसको, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो एनालिटिकल पार्ट होता है वो ये काम करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर रहते हैं वहां पर इनका यूज होता है, ठीक है। जियो जियोलॉजिकल डेटा जो रहता है उसके लिए होता है। तो अपन तो सिंपल सा देखें कि अपना जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो गूगल मैप पर आप लोग सर्च करते हो आपको, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इन सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर कैटेगराइज। तो इतने सारे टाइप से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। अब अपन जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सिलेबस में जो हमारा है कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर PC पर्सनल कंप्यूटर, इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस पर बात करें, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, है ना, ये समझ लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम पर बात करेंगे कि किस टाइप का इसका आपका जो सिस्टम रहता है उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इनपुट डिवाइस की बात करें, तो इतने सारे टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं, जिसमें कीबोर्ड होता है, आपका माउस, जॉयस्टिक, है ना, ट्रैक बॉल हो गया, आपका वेब कैम हो गया, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, है ना, स्कैनर, ये सारे इनको बड़े बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पर। जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, है ना, इसको कैटेगराइज कर रखा। अब कीबोर्ड में आप देखते हैं ऐसे दिखने में वो सिंपल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हेलो। हेलो। सर आप हमको इसके नोट्स सेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब एज इट इज। मैं ये वर्ड फाइल जो है एज इट इज आपको शेयर कर दूंगा, तो इसी से पढ़ लीजिएगा आप, ओके ठीक है ना। तो जैसे कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड है, तो आपका कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में आपको पता है कि जो की होती है ना, तो 101 टू 102 इतनी सारी की होती है। फिर इन की को फिर अलग अलग कैटेगराइज में कर रखा है, टाइप ऑफ की जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, जो अल्फाबेट रहता है A to Z रहता है, फिर 0 से 9 रहता है ना, इस टाइप की एक की होती है। न्यूमेरिकल की होती है, फंक्शनल की जो आप F के साथ जो फंक्शन की प्रेस करते हैं, F7, F5, F10, F12, तो F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल की होती है आपकी। फिर कंट्रोल की के लिए आप जो अप डाउन करते हैं, है ना, जो आपका कीबोर्ड जिससे कंट्रोल करते हैं, आप इंसर्ट करते हैं, होम एंड अल्टर, है ना, ESC वगैरह प्रेस करते हैं, दिस इज योर कंट्रोल की, है ना। पेज डाउन, पेज अप, ये सारी की जो रहती है, कंट्रोल, अल्टर और ESC के साथ जो प्रेस करते हैं, दिस इज योर कंट्रोल की। फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस के लिए कुछ की होती है ना, जैसे इंटर प्रेस करना, शिफ्ट करना, कैप्स लॉक, जो कि कैप्स लॉक से आपका जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो उनको यूज किया जाता है ना। नम लॉक होते हैं, आपका स्पेस बार होता है, टेब, है ना। प्रिंट स्क्रीन, डायरेक्ट आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो आपको जो स्क्रीन है उसका एक पिक्चर हो जाता है, फिर आप उसको JPG में या जो भी चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से आपको माउस होता है, माउस को भी आपने देखा ही होगा, जिसमें राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। ये इनको आप प्रेस करते हैं, फिर बीच में एक रोलर रहता है। रोलर अब आज जो अभी डिजिटल आ रहे हैं उनमें तो रोलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहले एनालॉग आते थे तो उनके अंदर रोलर वगैरह सब चीजें होती थी, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे चेंज होते गए। फिर इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क आती थी पहले, आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्योंकि उसमें एक बहुत कम वो होती थी, ठीक है। उसके बाद जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये जो गेम वगैरह पर्पस के लिए यूज में आता है, ठीक है। जहाँ भी आप गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए जॉयस्टिक करके एक डिवाइस रहता है, ये भी दिस इज योर इनपुट डिवाइस, ये भी आपको इनपुट देगा, ठीक है। इनपुट मतलब सिस्टम को इनपुट देने के लिए होता है। ये आपको बेसिकली जो गेम वगैरह खेलते हैं उनके लिए यूज में होता है। फिर उसके बाद होता है आपका लाइट पेन, है ना। तो लाइट पेन जो भी आपका एजुकेशन पर्पज से भी यूज किया जाता है, या कहीं पर आपको ऑर्गेनाइजेशन में PPTs वगैरह प्रेजेंट करना रहती है, या कुछ वर्कशॉप होती है या लेक्चर लेते हैं, तो उसके लिए भी इस पेन का यूज करते हैं, मतलब इंटरेक्टिव क्लास के लिए। ये इसमें कलर वगैरह भी चेंज होते हैं,
है ना, सारा डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आप बेसिकली जो रहता है उसके लिए, ये भी गेम वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको। ये बॉल रहता है, इस बॉल को मूव करने से आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर मूव होता है, ठीक है। तो इसको भी यूज करते हैं। फिर स्कैनर, स्कैनर आपने देखे ही होगा, स्कैनर ऑल इन वन। आजकल जो आपके प्रिंटर आ रहे हैं उनमें ऑल इन वन आ रहे हैं, है ना। तो ऑल इन वन जो आते हैं उसके अंदर एक स्कैनर होता है जो कि चीज़ों को स्कैन करता है, डायरेक्ट स्कैन करके, और आप उसको सिस्टम में जेपीजी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। और आपको जो आगे यूज में कर सकते हैं उसको, ये एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटाइजर, ये डिजिटाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आजकल बहुत चल रहा है डिजिटाइजर। इसमें जैसे आपका इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे कहीं भी आप वहाँ गए होंगे, शायद आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा, तो वो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रार जो रहते हैं वो साइन करवाते हैं, तो वो वहाँ पर डिजिटाइजर रहता है जिसके ऊपर साइन करते हैं। तो साइन डायरेक्ट यहाँ पर इधर एक कैमरा लगा रहता है, तो कैमरे से वो कैप्चर करके और आपके साइन को सीधा डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है वो। तो वो और आप इसको यूज भी कर सकते हैं, जैसे लेक्चर वगैरह लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या बहुत अच्छी इंडस्ट्री रहती है तो वहाँ पर एज इट इज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक पैड टाइप काम करता है वो, ठीक है। फिर माइक्रोफोन होता है, इसको आप समझते हैं, ये आपको जो इनपुट रहता है एज ए वॉइस इनपुट आपको लेता है। आजकल तो वॉइस से आप टेक्स्ट में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। वॉइस में बोलते जाइए और ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा एज इट इज। ये गूगल के फीचर अवेलेबल है ना। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आजकल बैंकों में आपको देखने को मिलेगा है। जो बैंक रहते हैं वहाँ पर जब चेक बहुत सारे आते हैं तो ये इस टाइप की मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि उसको चेक को रीड वगैरह करके और डेटा को अपडेट करने के लिए काम में आता है। तो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर बड़े बड़े बैंकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है और चेक बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये OCR जो रहता है, OCR इसको भी आपने एज ए प्रिंटर की तरह दिखता है वो, ठीक है। तो इसका भी, ये भी एज ए इनपुट है आपकी, है ना। ये भी मशीन रीडेबल कोड रहती है, ठीक है। इसके बाद बार कोड रीडर, ये बार कोड रीडर आपने बहुत सारे स्टोर में देखा होगा, डायरेक्ट बार कोड रीड करा और सीधा सिस्टम में गया और सिस्टम में जाकर डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाता है। इस टाइप की जो बड़े बड़े मॉल वगैरह रहते हैं, शॉपिंग मॉल, वहाँ पर इस टाइप की यूज़ किया जाता है, जिसको आप डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करके और कंप्यूटर के अंदर इसकी एंट्री ले लेते हैं बार कोड रीडर की, ठीक है। फिर क्यूआर कोड भी एक आता है, एक ओएमआर शीट। ओएमआर शीट, पहले ओएमआर शीट पर बहुत एग्जाम होती थी, तो ओएमआर शीट को डायरेक्ट रीड करने के लिए इस टाइप के स्कैनर बने हुए हैं, जो कि डायरेक्ट ओएमआर शीट से रीड करके और आपका रिजल्ट एज आउटपुट आपको दे देता है। तो ये इस टाइप के रहते हैं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस पर। ये इनपुट डिवाइस, जितने सारे जो नए नए डिवाइस आते जाएंगे उनको आप इनपुट में ऐड करते जाइए, है ना। जितने मुझे मिले वो सारे मैंने ऐड कर दिए। इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो आप कर सकते हैं। मतलब इनपुट बेसिकली ये है कि जो हम लोग दे रहे हैं वो इनपुट है और जो हमें दिख रहा है वो आउटपुट है ना। जैसे ये मेरा प्रिंटर आपको सिस्टम दिख रहा है, तो दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट में क्या है, जो आउटपुट जो बाहर जा रहा है वो आउटपुट है, जो अंदर आ रहा है वो इनपुट है। तो हम जो सिस्टम को दे रहे हैं वो इनपुट है, तो इनपुट में वो सारी चीजें आती है जो आप सिस्टम को इन करते हो, और आउटपुट में वो सारी चीजें आती है जो सिस्टम से बाहर जाती है। अब यहाँ पर हम देखें तो आपको हेडफोन, ऑब्वियसली हेडफोन आउटपुट है क्योंकि इसमें आपको वॉइस सुनने को मिलती है, ठीक है। मॉनिटर ये देखने को मिलता है इसलिए आउटपुट है। प्रिंटर आपको आउटपुट देता है क्योंकि ये प्रिंट दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड इज ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये जो स्पीकर है ये आपको जो भी आप सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो उसको आउटपुट देता है एज ए, ठीक है। स्क्रीन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन को। जो भी आप यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे वो स्क्रीन आपकी प्रोजेक्ट हो जाएगी, है। जीपीएस लोकेशन, ठीक है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्लेटर, ये आपको जो प्रिंट वगैरह जो आप निकालते हैं, बड़े बड़े जो फोटो प्रिंट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए काम में आता है ये, है ना। वीडियो कार्ड रीडर आता है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर मैंने इनको वापस से कैटेगराइज करा है। जैसे मॉनिटर को, मॉनिटर, ग्राफिकल प्लेटर, प्रिंटर, है ना। अब जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर में आपको कैथोड रे ट्यूब, है ना, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आजकल तो आपको सीआरटी का बहुत चलन हो गया है, तो सीआरटी तो अब बंद हो गई क्योंकि सीआरटी इस टाइप की होती थी पहले। कंप्यूटर होते थे हमारे बहुत बड़े बड़े होते थे ऐसे, तो इस पर ज़्यादा लेते थे। तो इनको अब बंद कर दिया गया, मतलब बंद नहीं, मतलब अब कम यूज़ हो गया इनका। और आजकल फ्लैट चीज़ें पसंद करते हैं क्योंकि जो स्पेस है, घर का स्पेस बहुत कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आजकल फ्लैट चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सीआरटी का चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आपकी जो भी आपकी एलसीडी होती है उसकी एज ए एलसीडी की तरह यूज़ करते हैं। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको प्रिंटर, प्रिंटर बहुत सारे टाइप के आते हैं।
इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में फिर आपका जो बहुत सारे जो वेरी नॉइसी प्रिंटर भी बोल सकते हैं उनको, है ना, क्योंकि वो जब प्रिंट करते थे तो आवाज करते थे, टक 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 इस टाइप की आवाज करते थे, है ना। तो उसमें फिर अलग अलग टाइप के, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, है ना, देसी व्हील। तो डॉट मैट्रिक्स आपका ऐसा होता था कि वो बिल्कुल बिना आवाज किए तो कभी प्रिंट ही नहीं करता, टक 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 टक, जैसे आपने इसको देखा होगा बहुत सारी पहले इसी टाइप के प्रिंटर मैक्सिमम जगह होते थे जो डॉस मोड पे काम करते थे। ये प्रिंटर करते थे डॉस मोड पे, बहुत इजी वे में काम करते हैं। डॉस मोड की प्रिंटिंग के लिए आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। आज भी लेजर में डॉट मैट्रिक्स का प्रिंट अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ इसमें जरूर आते हैं डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर, ठीक है। विंडोज के प्रिंटर को निकालने के लिए लेजर प्रिंटर इज वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी कम होती है, मतलब अच्छी नहीं होती है, और बहुत स्लो स्पीड होती है, बिल्कुल फैक्ट है ये, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर जो रहता है उसकी प्रिंटर क्वालिटी और अभी जो लेजर प्रिंटर है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो एक एक डॉट के साथ प्रिंट करता है। तो डॉट के साथ प्रिंट करता है इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये देसी व्हील प्रिंटर, ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल प्रिंटर नहीं होते थे, है ना, लेकिन उससे डॉट मैट्रिक्स से थोड़ी बेटर क्वालिटी होती थी इसकी, ठीक है। लेकिन आज जो अगर हम कंपेयर करें तो आज हमारे पास जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर इज़ वेरी गुड क्वालिटी। यहाँ पर हम लोग एक मिनट फिर, हाँ ये जैसे लेजर प्रिंटर इज़ वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छे प्रिंटिंग क्वालिटी होती है लेजर प्रिंटर की, और लेजर प्रिंटर से बहुत अच्छी क्वालिटी निकलती है। तो आजकल जो आते हैं वो आपके लेजर प्रिंटर आते हैं। लेजर प्रिंटर में आप ड्रम वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका बहुत ईजी होता है, इसकी कॉर्ट्रिज चेंज करना बहुत ईजी रहता है। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास प्रिंटर, ये सारे मैं आपको नोट्स एज इट इज दे दूंगा, तो इनको आप पढ़ लेना है। इसके अंदर सब प्रिंटर की, जैसे इंकजेट प्रिंटर है ना, लेजर प्रिंटर, इन सब की क्वालिटी लिखी हुई है, किस टाइप के प्रिंट होते हैं, है ना। और ये एक अवेयरनेस होना चाहिए आपको, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये इंकजेट प्रिंटर है ना, ये लेजर प्रिंटर, दिस इज योर लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की क्वालिटी कंपेयर टू अदर डॉट मैट्रिक्स वगैरह इनसे बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आप देखा होगा बहुत सारे एक छोटे छोटे से प्रिंटर लेकर आते हैं लोग, उसमें फोटो निकालते हैं, वो भी लेजर प्रिंटर है आपका, है ना, मतलब बहुत इजी वे में आप उनके फोटो निकाल सकते हो। वेरी हाई स्पीड होती है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट होता है, गुड ग्राफिक्स होते हैं, है ना, ग्राफिक्स कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में तो कोई ग्राफिक्स ही नहीं होते हैं, और क्वालिटी भी कोई ज़्यादा नहीं होती, उनकी स्पीड भी नहीं होती, लेकिन उनकी स्पीड धड़ाधड़ आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छी होते हैं। हाँ लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और इनकी कार्ट्रिज भी थोड़ी कलरफुल आती है, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो कार्ट्रिज में भी इशू रहता है, इसलिए इसके जो प्रिंट है कंपेयर टू अदर प्रिंटर, इसके प्रिंट भी आपको महंगे मिलते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। फिर ये इंक जेट, जिनसे आप बेसिकली छोटे छोटे ऑल इन वन के साथ अब तो आने लगे हैं इंक जेट, क्योंकि आजकल क्या है कि फ़ोटो वगैरह लोग घर पे ही निकालने लगे, तो ये वाली इनकी क्वालिटी कंपेयर टू लेज़र और अच्छी रहती है ना। इनमें इनका बेसिक पर्पस यही रहता है कि फ़ोटो वगैरह इस टाइप की कलरफुल चीज़ें निकालने के लिए बहुत यूज़ में आते हैं, है ना। लेज़र प्रिंटर से आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चीज़ें निकालते हो, इनसे आप कलरफुल चीज़ें निकाल सकते हो, है ना। हाई क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव तो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी पर प्रिंट पर कॉस्ट आती है इनकी, तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी कंपेयर टू योर लेजर प्रिंटर इज़ वेरी हाई। तो इस टाइप के, अब यहाँ पर हमारा जो मेन चीज़ आई, आपका जो कंप्यूटर था, जो हमने पीसी की बात की थी, पर्सनल कंप्यूटर, उसकी बात करी, तो उसका ब्लॉक डायग्राम, है ना, ये दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम, इसको हम ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। वो जो मैंने कंप्यूटर का चित्र बनाया था वो ब्लॉक डायग्राम नहीं था, वो तो जस्ट एक कंप्यूटर का एक छोटा सा पिक्चर था। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ये दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो ये वाला आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है ना। अब इस ब्लॉक डायग्राम को बहुत ईजी वे में समझो आप, है ना। हमने इनपुट डिवाइस जितने भी थे, देखिए एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक मेमोरी होती है ना, इसको समझो पहले। ये दिस इज योर सीपीयू, ठीक है। अब इस को हम लोग यहाँ से कॉपी करके और उस जो हमारा डायग्राम है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चल। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम, है ना, और दिस इज कंप्यूटर डायग्राम। अब ये कंप्यूटर डायग्राम है और ये ब्लॉक डायग्राम है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इनपुट, तो दिस इज योर इनपुट डिवाइस, your keyboard, your mouse is your input device, this is your input device।
दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी जितने भी होते हैं वो सब आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। और दिस इज योर, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं या सीपीयू बोलते हैं ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये पूरा जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आ गया है, ये दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मतलब इतनी तीन चीजें आप समझ लो पहले तो, है ना। ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ये आपका इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस से ये इसको कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर माउस कीबोर्ड लिखा, तो ये माउस और कीबोर्ड योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस से कंपेयर कर लो, तो आपका आउटपुट में आपके स्पीकर आ गए, आपके प्रिंटर आ गए, आपका जो आउटपुट डिवाइस है, जो आपकी पैनल है, डिस्प्ले पैनल है, वो आ गई। तो ये दिस इज योर आउटपुट डिवाइस। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर खत्म हो गई। इन दोनों को हमने लार्ज स्केल पे पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली, कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट डिवाइस होते हैं, सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये चीज़ यहाँ पर खत्म हो गई। अब आता है दिस इज योर सीपीयू, इस सीपीयू का पार्ट आता है। तो सीपीयू में हम और भी देख लेते हैं। सीपीयू में यहाँ पर आपको रिस्टार्ट वगैरह के लिए बटन रहता है ना, स्टार्ट रिस्टार्ट के लिए बटन का ये होता है। दिस इज योर फ्लॉपी डिस्क, ये यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के लिए एक स्पेस दिया जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क नहीं आती है, पहले फ्लॉपी डिस्क आया करती थी जिनमें 2 MB 3 MB। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, यस सर। ओके ओके। यस सर, आ रही है आवाज। अब हम बात करते हैं इसकी, जो मेन जो हमारा ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारा यहाँ पर एक आपको जो सीडी रोम होता है ना, जिसमें आप लोग आपकी सीडी को रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। तो ये यहाँ पर सीडी रोम होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं हार्ड डिस्क लगी रहती है, जो कि आपको बाहर से विजिबल नहीं होती, अंदर कैबिनेट के अंदर रहती है, जहाँ पर एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर हार्ड डिस्क लगी रहती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा ओपन कर कर, ठीक है। अभी फिलहाल तो इतना ही समझो। यहाँ पर आपको यूएसबी कार्ड के लिए रहता है, यहाँ पर ऑडियो सुनने के लिए आपको यहाँ पर कनेक्टर होते हैं, ठीक है। और यहाँ फ्लॉपी डिस्क होता है, जो फ्लॉपी डिस्क शायद आप यूज नहीं करोगे आप कभी भी, क्योंकि अब इससे भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरेज के एक से एक चीजें अवेलेबल है मार्केट में, है ना। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। दिस इज माई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया। तो इसमें आपको होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेन मेमोरी। ये तीन मेन पार्ट समझो आप, है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपन कि ये ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होते हैं, है ना। तो जो मेमोरी पार्ट रहता है, तो मेमोरी इज फुल्ली डिपेंड ऑन द मेमोरी। मेमोरी मतलब स्टोरेज। तो दिस इज ओनली फॉर यूजिंग फॉर द स्टोरेज पर्पस। ये केवल यहाँ पर जो इस पार्ट का यूज होता है वो केवल स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है, इसका और कोई यूज नहीं है। केवल डेटा को स्टोर करेगा वो, फिर भले आपके प्राइमरी में करे या सेकेंडरी मेमोरी में करे, लेकिन करेगा केवल ओनली डेटा को स्टोरेज। दिस इज योर स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं आप इसको, है ना। मेन मेमोरी मतलब सीपीयू का एक पार्ट होता है, ठीक है। सीपीयू का एक दूसरा पार्ट होता है जो कि जिसको एएलयू बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि आपका पूरा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, है ना, जो आपके प्लस माइनस जो भी हुआ, मल्टीप्लाई, ये वो दुनिया के जितने भी ऑपरेशन होंगे वो होंगे आपके इस यूनिट के अंदर। किसके अंदर? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। और दिस यूनिट इज आल्सो कनेक्ट विद योर मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी। तो बिना मेमोरी के तो कुछ चलना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें तो आपकी इनपुट आउटपुट ये सारी मेमोरी से कनेक्ट रहती है, ठीक है। इधर ऑक्सिलरी जो आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रहता है वो भी आपकी मेन मेमोरी के अंदर कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो रहता है ये मेन मेमोरी, ये एरो समझिए, इनपुट दिया आपने, ये एरो यहाँ से कनेक्ट है, ये आउटपुट जा रहा है, ठीक है। इधर मेन मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर ऑपरेशन जो भी होता है आपका प्लस माइनस या जो भी आप ऑपरेशन बोलते हैं उन सभी को परफॉर्म करता है ये आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको एएलयू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब ऑल थिंग इज कंट्रोल बाय दिस यूनिट। तो ये आपका इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, ये आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को भी कंट्रोल करता है, ये आपकी मेन मेमोरी से कनेक्ट रहता है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये पूरा, तो इन तीनों से मिलकर बनता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज योर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है ब्लॉक डायग्राम तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस डायग्राम को इसके बेसिस पे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इनपुट आउटपुट आपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर सीपीयू कर दिया। ऑब्वियसली हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो बेसिकली डेटा रिट्रीव का काम करती है ना,
प्रोसेस का काम करती है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, आपका कंट्रोल हो रहा है, ये सब चीजें कंट्रोल होती है, तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी जहाँ स्टोरेज करके रखती है, तो दिस इज योर स्टोरेज। तो ये दोनों को आपस में कंपेयर करके समझोगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, है ना, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बस इसको क्या है कि इसको इंटरनल पार्ट है, दिस इज इंटरनल पार्ट, दिस इज आउटर पार्ट। तो ये आउटर पार्ट में ये रहता है। अब इसके अंदर जो आपका प्रोसेसर रहता है ना, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसके अंदर एक प्रोसेसर रहता है चिप, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 5th जनरेशन में आया है, दिस इज योर प्रोसेसर, है ना। यहाँ पर कहीं हमने 5th जनरेशन को देखा था, तो दिस इज योर प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर जो रहता है, ये हमारा सीपीयू रहता है, जिसको हम पूरे कैबिनेट को हम लोग सीपीयू बोलते हैं, है ना। तो मेन चीज जो रहता है यहाँ पर हम लोग इसमें, इसके अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है, सारा काम इसके अंदर होता है, दिस इज योर प्रोसेसर। तो अब हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम को, ठीक है, तो ये दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम। अब इस ब्लॉक डायग्राम में आपको जो आगे रहेगा, कंट्रोल यूनिट की क्या फंक्शनलिटी रहती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की क्या रहती है, मैन मेमोरी की क्या फंक्शनलिटी थी, इसको मैं और आगे आपको क्लियर करके पूरा एज इट इज बता दूंगा। अभी यहाँ तक का क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मेरे ख्याल Yes, sir. अपन इसको अब कल आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन इसको पूरा लार्ज जितना भी रहेगा इनके बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो फिर वही डिस्टर्बेंस होगा, तो एक साथ सीपीयू पूरा कवर कर दूंगा, पूरा सीपीयू को एक साथ कवर कर देंगे अपन, है ना। इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया है, अब केवल हमारा दिस इज योर पार्ट, है ना, ये पार्ट बचा है आपका, जिसको हमें कवर करना है। इसका बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। कंट्रोल यूनिट से आप कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से आप जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, जो भी रहता है, मल्टीप्लाई, ये वो जितनी भी चीज़ें रहती है वो सारी यहाँ पर कंट्रोल होती है। और मैन मेमोरी जो रहती है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों की बात करेंगे, आपको ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करेंगे, आपको है ना प्राइमरी सेकेंडरी सब चीज़ों की बात करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, वर्टेलिटी मेमोरी क्या होती है, वो उसकी बात करेंगे, तो वो फिर आपका मेमोरी का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से ब्लॉक डायग्राम होकर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने आज कंप्लीट की। अब अपन इसकी